यूँ लगता है कि बिलावल भुट्टो यूनाइटेड नेशन के सेमिनार ही अटेंड कर रहे हैं जब से वो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान बने हैं। और करीब हर बार वो कश्मीर का मसला भी बीच में लाते हैं। अब ये जो वुमेन डे का ओकेजन है, इस पे भी वो कश्मीर को बीच में लाए बगैर रह नहीं सके। और उन्होंने कहा कि जो वॉर जोन एरियाज़ हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहाँ पे वुमेन के साथ बुरा सलूक होता है। ये बात सच है, लेकिन पाकिस्तान में अपेरेंटली कोई वार जोन तो नहीं है। ख़ुद एमनेस्टी का कहना है कि 1000 से ज़्यादा हिंदू बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है और बेशतर बिलावल भुट्टो के अपने सूबे सिंध से ये कार्रवाई होती है। और वो लेक्चर दे रहे हैं भारत को, और वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन के फोरम पे बैठ के कि जम्मू कश्मीर में औरतों के साथ बहुत इस्तेसाल हो रहा है और वो ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इस पे बातचीत करेंगे थर्ड ओपिनियन में जनाब बैरिस्टर हामिद बशानी साहब के साथ। बशानी साहब, खुश आमदेद आपका। इंटरनेशनल वुमेन डे भी है और होली का हैप्पी ओकेजन भी है, और उसके साथ साथ जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो यूनाइटेड नेशन के फोरम पे कहते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर में ख़वातीन का बहुत बुरा हाल है, और भारत ने इस पे बहुत सख्त रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा इस पे बात करना ही बेकार लगती है। आप इस स्टेटमेंट को बिलावल भुट्टो की कैसे देखते हैं सर? देखें जी, अगर इसको दुस्त तनाजर में रख के देखा जाए तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग, बिल्कुल डीपली डीपली डिसअपॉइंटिंग किस्म की स्टेटमेंट है। और ये पाकिस्तान के अवाम की आंखें खोलने वाली स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आंखें खोल के तो या फिर किसी गलत आदमी के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं या फिर बंद भर के बैठ जाते हैं। अब आप इसमें ये देखें कि इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं है कि जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, वार जोन्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो बड़े विक्टिम होते हैं वो जो सोसाइटी के कमज़ोर तरीन लोग होते हैं, जिसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को प्रॉपरली डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं होते। वो ज़्यादा विक्टिम वही बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनसे ये सवाल आप पहले ये पूछें कि क्या इस्लामाबाद वार जोन है? सिंध की तो आपने मिसाल दी, वो तो मैं तो उसको एक तरह की हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसे वार जोन ही समझूंगा, क्योंकि राइट फ्रॉम 1947 से जो अकलियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, और इस सिंध में ये ड्रामा जो चलता रहा कि जी सूफिया कराम के वजह से और पता नहीं हमारी ट्रेडिशन और तारीख और रवायात की वजह से यहाँ पे जो है वो हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपने देख लिया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत ही जो नेकेड किस्म का झूठ था वो एक्सपोज हुआ ऑन द फेस ऑफ इट। कि आप डेमोग्राफी देखें कि 1947 में सिंध में हिंदुओं की तादाद कितनी थी और आज कितनी है, और 1947 में उनकी हालत जार क्या थी। हालत जार से मराद ये है कि वो जो उनका सोशल स्टेटस था, इकोनॉमिक स्टेटस था, सोसाइटी के अंदर जो उनका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था वो क्या है और आज क्या है। यानी एक तो आपने उनको फिजिकली जो है वो एलिमिनेट किया जहां भी आपको मुमकिन हो सका, फिर आपने उन लोगों को फोर्सफुली, अनलॉफुली और गैर कानूनी तरीकों से जो है अगवा करके, शादियां करके, मैनिपुलेशन करके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की। और उसके बाद जो है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद को मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया। तो वार जोन और किसको कहते हैं? वार की जो डेफिनेशन है ज़ाहिर है ज़माने के साथ साथ बदलती है। अब इतनी बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी और इतनी जो है वो टीनी टाइनी किस्म की माइनॉरिटी के दरमियान जो वार है उसकी शक्ल तो ज़ाहिर है फिर डिफरेंट है। और ये इसको आप वार जोन ही समझें जो कुछ उन्होंने वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ किया। और इसकी एक शक्ल आपको ये रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी की जो होली की तकरीब बनाने की कोशिश की,
वहाँ के स्टूडेंट्स ने, जो सिंध के हिंदू स्टूडेंट ही थे मोस्ट ऑफ देम। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के एक दानश्वर ने, उसने बड़ा खूबसूरत उस पर कॉलम लिखा हुआ है कि मैं हैरान हूँ कि उनको ये मशवरा किसने दिया कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज टार्चर सेंटर इन पाकिस्तान, जिसको बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज और इस तरह की जो जालम और जाबर कुव्वतें हैं उनकी आशीर्वाद हासिल है। आज से 20-25 साल पहले हमने खुद फिजिकली मेंटली उसको भुगत के देखा है। सुबह 4 बजे इस्लामी जमीयत तुलबा के लड़के आके मेरा दरवाज़ा खटखटाते थे कि उठें जी नमाज पढ़ें, और उनको पता था कि उठने के बाद मैं उनको क्या कहूँगा, इसलिए खटखटा के भाग जाते थे। लेकिन आप कैन यू इमेजिन कि आप सुबह 4 बजे जाके किसी स्टूडेंट को उसके कमरे से उठाएं, वहाँ से लेके तो पेपर चोरी करने से लेके, असातिज़ा पे तशद्दुद करने से लेके, एक रेडी वाले से लेके मैस तक जो है अपनी हुक्मरानी चलाने से लेकर ज़बरदस्ती अपने नज़रियात पूरी यूनिवर्सिटी पे मसलत करने का वो जो अमल है, वो क्या 20-25 साल में बिल्कुल उसी तरह चल सकता है अगर आपका जो रूलिंग एलीट है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी जो लॉ फॉर इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इसके साथ ना हो। तो इतने अरसे बाद आप देखें कि हमने ये देखा कल परसों कि जो होली, जो अपने जो स्टूडेंट अपना त्यौहार बना रहे हैं, उनके जो त्यौहार हैं वो इसी तरह हैं जैसे पाकिस्तान के इन चुने हुए चोजन और बरगजीदा लोगों की ईद है। इसी तरह जाहिर है हिंदुओं की अपनी होली होगी, दिवाली होगी, अपने अपने वो होंगे, और वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जिस मादरे इल्मी का वो हिस्सा बनेंगे, उसमें वो कोई विजिटर या इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं है। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट लैंड, उसके वो धरती के बेटे हैं। तो आप जो है वो डंडे उठा के उन पे हमलावर हो जाएं और उनकी टांगें तोड़ दें और उनको कहें कि आप ये यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। हम जो है वहाँ 2-2 गज दाढ़ियाँ रख के तो ईदें बना सकते हैं, जमातें करा सकते हैं, असातिज़ा पे डंडे बरसा सकते हैं, उनको हुक्म दे के तो ग्रेड ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी सेलिब्रेशन तक नहीं कर सकते। ये है पाकिस्तान जिसको डिफेंड कर रहा है अब एक नया नौजवान बिलावल भुट्टो, और वो भी यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन में और मुख्तलिफ फोरम्स पे। और वो कह रहा है जी कि वार जोन्स में ऐसा होता है। तो कल जो इस्लामाबाद में हुआ, आप ज़रा मुझे बताएं वीमेन डे के हवाले से, कि वहाँ पे क्या कोई वार जोन थी जहाँ पे औरतों के जुलूसों पे जो है वो लाठियाँ बरसाई गई, उनको पत्थर मारे गए, उनके कपड़े फाड़े गए। और ये आपके और हमारे देखते हुए 20-25 साल से हो रहा है। आपने देखा जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में माल रोड पे औरतों को घसीटा गया था, उनके कपड़े फाड़े गए थे। तो अगर इनके ज़माने में ये जो इन लोगों की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की, इस्लामाबाद की सड़कों में, और इनकी हुकूमत है ही इस्लामाबाद तक एक्चुअली, तो वहाँ पे अगर औरतों के साथ सहम सलूक किया जाए, एक ऐसा दिन सेलिब्रेट करने के लिए वो आई ख्वातीन सड़कों पे कि जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हो रहा है, यानी ये नहीं कि कोई अनहोना काम हो रहा है या उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई अल्टरनेटिव आइडियाज़ हैं या कोई रेडिकल थिंकिंग है, बल्कि पूरी दुनिया एक दिन बना रही है ऑफिशियली, और उस दिन के लिए वो अपने मुल्क के दारुल हुकूमत में उनको इजाज़त नहीं है। लाहौर में उनको ये कह के इजाज़त देने से इनकार कर रहा है डिप्टी कमिश्नर कि जी यहाँ पे कुछ जो है वो ताकतवर किस्म की फीमेंस के जुलूस निकलेंगे, इसलिए उनकी मौजूदगी में हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। यानी हम यहाँ बैठे हैं सरकारी वसाइल लेके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लेके, तो ताकतवर कुव्वतों और ताकतवर ग्रुपों की हमायत करने और उनको प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए नहीं। तो अब एक ऐसे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा वो जाके, मैं हैरान हूँ कि किस मुंह से जम्मू कश्मीर की बात कर सकता है, किस मुंह से किसी और मुल्क में, हिंदुस्तान में या कहीं और किसी को ये लेक्चर दे सकता है कि जनाब आपके ह्यूमन राइट्स का ये मसला। मैं समझता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशन भी, जो पहले इसको डिबेटिंग क्लब कहते थे, अब तो ये वो भी नहीं है। डिबेटिंग क्लब भी किसी हद तक संजीदा होते हैं,
जिसमें लोग बड़ा आर्गूमेंट सोच समझ के फॉरवर्ड करते हैं, लोग सोच समझ के जवाब देते हैं। ये 50 साल पुरानी तकरीर है। मैं पूरे दावे से पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, जिसको शक है वो आके बात करे, मैं उसको फाइलें दिखाता हूँ वजारत खारजा की। 50 साल पुरानी रटी रटाई तकरीर, वही मंत्रा कि जी वो इस्लाम में ख़वातीन को हकूक़ हासिल है। भाई इस्लाम में ख़वातीन को हकूक़ हासिल हैं तो आपकी अपनी वालदा को वो हकूक़ जो हैं वो किस तरीके से जो है वो रावलपिंडी की सड़कों में खून पे नहला दिए गए इस्लाम के नाम पे, और आप उन लोगों के साथ मिलके हुकूमतें करते हैं पाकिस्तान में। इस्लाम में हमें 1400 साल से ये दर्स दिया जा रहा है कि ख़वातीन को ये हकूक़ हासिल हैं, वो हकूक़ हासिल हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क बता दें जिसके अंदर कोई औरत आज़ादी के साथ जाके किसी रेस्टोरेंट पे अकेली बैठ के खाना खा सके, या एक इस्लामी मुल्क बता दें जिसमें कोई औरत जो है आज़ादी के साथ किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर सके। एक इस्लामी मुल्क बता दें। आपके पाकिस्तान में तो औरत जो है सांस तक नहीं ले सकती आज़ादी के साथ। जाब और ये चीज़ें तो बहुत अगला स्टेज है जहाँ बगैर हरासमेंट के, बगैर उसको खौफजदा किए और बगैर जो है वो उसको जो है वो जिनसी तौर पे हरासा किए बगैर एक सेकंड जो है वो किसी पब्लिक लाइफ में कोई खातून सरवाइव नहीं कर सकती। आपने मंत्रा पकड़ा हुआ है जी इस्लाम में तमाम ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो ये रटी रटाई फरसूदा और दकियानूसी तकरीर नहीं है तो क्या है? सवाल ये नहीं कि किस मज़हब में औरतों को क्या हकूक़ हासिल हैं या नहीं है। डिबेट ये नहीं है कि क्या इस्लाम, हिंदुइज़म या जो है वो क्रिश्चियनिटी या यहूदियत अपने ख़वातीन को अपने मज़हब में क्या हुकूक दे रही है। सवाल ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या अपनी सोसाइटी की इस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, जिसका जवाब दोनों तरफ से नेगेटिव है। एक तो ये है कि खुद इंतज़ामिया आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, रूलिंग एलीट है, वो डिस्क्रिमिनेट करती है, वो डंडा बरदार इस्लामिस्ट, प्रो फंडामेंटलिस्ट, जंगजू किस्म की औरतों और ख़वातीन को सड़कों पे लाके तो एक अपना एक वो डिस्प्ले कर रहे हैं कि नहीं जी हम बड़े आज़ाद मुल्क हैं और आज़ादियाँ देते हैं, और जो रियली आज़ादियों की बात करने वाली ख़वातीन हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो रिस्ट्रिक्ट करके, जैसे लाहौर में उन्होंने एक डिफरेंट पैटर्न इख्तियार किया कि नहीं जी आपको गुंडागर्द औरतों से ख़तरा है, तो इस्लामाबाद में उनको किससे ख़तरा था, जहाँ पे आपने पुलिस गर्दी के ज़रिए और ताकत के ज़रिए उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन था या उनका जो डिस्प्ले था उसको सबूटाज किया है। तो इस हवाले से पहले आप अपने गरेबां में झांक के देखें, जो कि मैं समझता हूँ कि है या तार तार है या उसकी क्या शक्ल है, चूँकि इसमें भी झांकने की कोई हद होती है। आप हर 3 महीने बाद एक 50 साल पुरानी तकरीर उठा के तो यूनाइटेड नेशन में ले जाते हैं, वहाँ जाके सवाए इंडिया के ख़िलाफ़ जहर उगलने और आपका अपनी नफ़रत इन बिल्ट किस्म की जो है उसका इज़हार करने, और लोगों के सामने लोग आगे स्टैंड फेस आपको देखते हैं, ना कोई हंसता है, ना कोई मुस्कराता है, ना कोई गुस्से का इज़हार करता है। यानी पीपल दे जस्ट टर्न इनटू समथिंग व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग, क्योंकि उनको पता है कि अब इन्होंने बात क्या करनी है। तो मैं समझता हूँ कि इसने इंडिया ने जो जवाब दिया है वो बहुत अच्छा जवाब है कि ये मालिशियस किस्म की जो है फ्रीवलस किस्म की एक्टिविटी है जिसका जवाब देना बुनियादी तौर पे वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन मैं ये इस पे साथ ये ज़रूर कहूँगा कि ये जवाब सफिशेंट नहीं है। इस तरह के डिबेट्स को अब अगले स्टेज पे ले जाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की जो बेबुनियाद किस्म की बातें हैं, यूनाइटेड नेशन में जो बेबुनियाद किस्म की जो लोगों का टाइम ज़ाया किया जा रहा है, ऐसे ऐसे मसले उठाए जा रहे हैं। आप वीमेन राइट्स के वहाँ चैम्पियन बन के जा रहे हैं, तो आपके मुल्क में उसी दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो वीमेन राइट्स सामने ऑन कैमरा जो है वायलेट हो रहे हैं। आप अकलियतों के वहाँ जाके चैम्पियन बनते जा रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में अकलियतों को जिस डंडा गर्दी और दहशत गर्दी का शिकार किया जा रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। आप वहाँ जाके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की,
तो मैं आपको आज की मिसाल दे रहा हूं कि आपका जो जम्मू कश्मीर है जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम, ज़रा उस पर भी नज़र डाल के देखें। उस पे अब लोग जाके सरहदों पे बैठ गए हैं कि जनाब हमें पार से जो है मंडियां खोलो ताकि हम अपने बच्चों को खाना खिला सकें। अब आप इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं कि लोग लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च कर रहे हैं और जाके इंडिया को कह रहे हैं कि जनाब आप मंडी खोलें, हमारी जो है वो आर पार की जो पहले प्री पार्टीशन हमारी जो अरेंजमेंट थी उसको रिस्टोर किया जाए, पुंछ शहर की जो मंडी है उसको खोला जाए ताकि हम ये जो आटा, चीनी, प्याज और टमाटो जैसी चीज़ों में जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में आ गए, हम इससे निकल सकें। उसका आपके पास जवाब नहीं है। आपके वहाँ की पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर है उसने उस खित्ते की ज़मीन की बंदर बांट लगा रखी है। वो ऐलान कर रहा है मैं 22 कनाल जो है हुकूमत सिंध को दे रहा हूँ, चूंकि अब उसकी अपनी पार्टी जो है वो नीचे और हुकूमत सिंध ऊपर जा रही है, तो उसने वो सेल ऑन सेल कर दिया है जो है आज़ाद कश्मीर ऑन सेल। वो कभी ऐलान कर रहा है मैं 22 कनाल पता नहीं गलगित बल्तिस्तान को दे रहा हूँ। तो आप जो है वहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का ये आलम है कि कदम कदम पे आज आप अगर देखें वहाँ पे जुलूस निकले हुए हैं महंगाई के खिलाफ, स्टेट सब्जेक्ट रूल के खिलाफ, जिसकी खिलाफ वर्जी ये प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, लोगों के बुनियादी हुकूक, तालीम, सेहत की जो है नाकस इंतजामात के खिलाफ। तो उसके जवाब में एक स्टेटमेंट तक नहीं आ रही, कोई नोटिस ही नहीं ले रहा, और एक दूसरे से कंधे से ऊपर से उछल उछल के तो बयान दे रहे हैं जी भारतीय मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराना है। भाई पहले आप अपनी हालत तो देखें कि आप जो आज़ाद अपने आप को कहते हैं, आपसे ज़्यादा बदतरीन गुलामी की हालत, बदतरीन मोहताजी और बदतरीन किस्म की जो गुर्बत है वो तो किसी ने कभी तसव्वुर नहीं की थी। तो आप उनको भी कह रहे हैं कि आपके साथ आके बैठ जाएं, ये हालत है जनाब। बचाइन साहब, आपने बहुत सारी बातें की, सभी बहुत अहम हैं, और उसमें एक नुक्ता जो आपने उठाया कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के ये जो एपरेंट नज़र आने वाले मॉडर्न फेसेस हैं लाइक बिलावल भुट्टो, ये भी उसी माइंडसेट का शिकार हैं और इस्लाम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस्लामी मुल्कों में सूरत हाल बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। जीसीसी कंट्रीज़ को आप देख लीजिए, गल्फ़ कंट्रीज़ काउंसिल जो हैं, दुबई, अबू धाबी, यूएई, इस वक्त इवन दोहा, सऊदी अरब, बहरीन, वहाँ पे इतनी आज़ादियाँ मिल रही हैं। अभी बहुत सारी आज़ादियों की और भी गुंजाइश हैं, ख़वातीन सिक्योर फील करती हैं। मैं अभी एक हफ़्ता पहले वहाँ पे था, और लेकिन पाकिस्तान जो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक मुल्क कहता है और जो उसके अपरेंटली मॉडर्न लुकिंग फेसेस हैं, बिलावल भुट्टो, आपने कहा कि ये इनकी ऑडेसिटी देखें कि किस मुंह से ये जाके लेक्चर देते हैं, और वो भी भारत के हवाले से। और इनकी तान एक ही बात पे टूटती है कि जी भारत जो है वो एक जालिम मुल्क है। इन्होंने हत्ता के कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कह दिया, और मेरा ये ख्याल था कि ये इमेच्योर आदमी है, नालायक आदमी है बिलावल भुट्टो। मगर इनके बाप का मैंने 3 रोज़ पहले बशानी साहब इंटरव्यू सुना, वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कह रहा। तो मैं ये सोच रहा था कि इनका तो ये हाल है कि अब ये सेंट्रल एशिया के साथ भी नहीं है, उधर I2U2 बना है, यानी इंडिया, इज़राइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएसए का एक बहुत बड़ा अलायंस जिसको I2U2 कहते हैं, वहाँ पे भी नहीं, ये नहीं है, ये कहीं भी नहीं है। तो ये जो मॉडर्न फेसेस हैं पाकिस्तान के, हिना रुबानी खर हों, बिलावल भुट्टो हों, इस तरह के जितने सुपरफिशियल लोग हैं, और इमरान खान तो इन सब का बाप है, इस सारी सूरत हाल में ये क्या इस्लामी मुल्कों से जो आप मॉडर्नाइजेशन की राह पे हैं उनसे भी कुछ नहीं सीख रहे? आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखें जी, ये जो आपने बात की इस्लामी मुल्कों में एक नई डेवलपमेंट की, ये डेवलपमेंट हुई इसीलिए
कि उन्होंने इस्लाम के निज़ाम पे जो जुल्मत का एक निज़ाम नाम पे, इस्लाम के नाम पे जुल्मत का जो निज़ाम कायम कर रखा था, वो उन्होंने तस्लीम किया कि गलत किया हुआ था हमने, और हम उससे निकल के मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो जिसकी वजह से औरतों को रिलीफ मिली गुज़श्ता 5-10 सालों में। वहाँ एक नई जो है वो उभरती हुई सोच है जिसका वो नतीजा है। पाकिस्तान उसके रिवर्स, और जिसको ये हम मॉडर्न फेस कहते हैं, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलतियां हैं। आज से 5-7 साल पहले पाकिस्तान में इमरान खान तो एक बहुत बड़े मॉडर्न फेस के तौर पे जाना जाता था, बल्कि उनकी आप पिछली तकारीर और उनके सारे दावे और वीडियोस और जो इंडिया का उन्होंने दौरा किया और वहाँ जो उन्होंने अपने सुनहरी ख्यालात का इजहार किया, वो सब सामने रखें तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये आदमी वही है। तो पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए हर आदमी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जो हाकिश सिगमट है, एस्टेब्लिशमेंट में भी आपके सिगमट हैं, जो हाकिश सिगमट है, जो इक़्तिदार अपनी मर्जी से जिसको चाहता है देता है और जिसको चाहता है उससे महरूम करता है। वो जो आयत करानी है ना कि वो खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है, उसके असल वारिस वो बने हुए हैं कि भाई जिल्लत और दौलत और जिल्लत और इज्जत जो है वो हम बांटते हैं। और उन्होंने सामने आपको बांट के दिखाई कि एक आदमी को कान से पकड़ के उठाया जिसके पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी, उसको उन्होंने पाकिस्तान के हर एक जेल में ले जाके जलील करके तो उसके बाद धक्के मार के बाहर भेज दिया। एक दूसरे आदमी को उसकी जगह बैठाया और उसके 3 साल बाद उसके साथ उससे भी बुरा सलूक किया, और जिस जिल्लत के साथ उसको निकाल के बाहर किया। और जिस तरह वो पीट रहा है, 4 साल पहले हम सुनते थे मुझे क्यों निकाला गया, आज जो कुछ आप सुन रहे हैं वो देखें तो वो इज्जत और खिताब बांटता है और जिल्लत खिताब बांटता है। बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया पे अप्लाई होती होगी लेकिन पाकिस्तान पे नहीं। तो ये जो चीज़ इन्होंने अडॉप्ट की है जरदारी एंड कंपनी उसमें वो इस चीज़ को समझ गए हैं, वो अब एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। और अब उनकी दूसरी जो कोशिश है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनना है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जो है वो अपने पड़ोसियों के साथ बंदूकें तान के इंडिया के साथ एक परमानेंट दुश्मनी का जो एक आपका विरसा है उसको कंटिन्यू रख के तो आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी नहीं बन सकते। और ये इंडिया ने चैलेंज करके आपको साबित करके दिखा दिया। आप देखें 5 साल पहले ये कोई खुफिया पैगाम तो नहीं है ना। 5 साल पहले बीजेपी की जो लीडरशिप थी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि हम आपको आइसोलेट कर देंगे। 5 साल के अरसे में उन्होंने सक्सेसफुली ये करके दिखाया। आपने खुद फरमाया कि कोई एक फोरम बता दें दुनिया में जिसमें पाकिस्तान जो है वो उसका हिस्सा हो या उसका इनवाइट हो या उसमें उसने जाने की कोशिश तो की हो खुफिया तौर से, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया गया हो। जो कि ये बात बिल्कुल तय है हो गई कि अब तक पाकिस्तान की एकड़ी निकल जानी चाहिए थी और उनको समझ जाना चाहिए था कि हमारी जो खारजा पॉलिसी में ये कन्फ्रंट्रेशन और ये तसादम की जो पॉलिसी है, ये हमें जो है वो किसी भी तरीके से हमारे लिए एक काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है। हम एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपनाएं, चीज़ों को डिस्कस करें। अब आप ये देखें कि वो घुमा फिरा के तो वही मसले बार बार लेके आके बैठ जाते हैं। तो दुनिया जो है वो थक गई है, कोई अब उनको हमदर्दाना तरीके से सुनने के लिए तैयार नहीं, सिवाय यूनाइटेड नेशन में, चूंकि उसका काम ही यही है। वो उनको ज़ाहिर शटअप कॉल तो नहीं दे सकते। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जिस सेशन में ये लोग जाके बोलते हैं उसमें कितने लोग बैठे होते हैं, उनमें से कितने लोग सो रहे होते हैं, और उनमें से कितने लोग जो हैं अपने चेहरे पे जो है वो बाकायदा इनडिफरेंस और नॉट इंटरेस्टेड का बोर्ड लगा के बैठे होते हैं। तो इसके बावजूद आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी दुनिया की जो है वो बेहतरीन पॉलिसी है, और आप उस पर ना कोई डायलॉग के लिए तैयार हैं ना रिकन्सिडर करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अब ये नए उभरते हुए फेसेस या फ्रेश फेसेस को देख के क्या करें, जब आपकी पॉलिसियां, आपकी सोच में वही फरसूदगी है, वही दकियानूसियत है,
वही ख्यालात हैं जो 50 साल पहले किसी ने लिख दिए थे फाइल पे, तो उसमें फिर फेस क्या करेगा? मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है। हमें अपेरेंटली लगता है कि अगस्त 5 2019 के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कश्मीर के हवाले से हाथ धो लिए गए। उन्होंने समझ लिया कि अब वो कश्मीर के मसले को अपनी बुनियाद नहीं बना सकते, लेकिन अभी भी बिलावल भुट्टो कश्मीर 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 करते रहते हैं। तो क्या आप समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट चाहती है या ये इनबिल्ट सिर्फ रवैया है? देखें जी, कश्मीर पे जो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था ना उसका बाकायदा डिस्प्ले आप LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर देख सकते हैं कि वहाँ से हिंदुस्तानी फ़ौजें अभी रिसेंटली सफ़ेद झंडे लेके आई हैं ऐसे इलाकों में जो इलाके अब उनके पास नहीं रहे थे, यानी सरहद की इस तरफ 2-2, 3-3 किलोमीटर। तो आके तो उन्होंने वो अपनी जो होती हैं उनकी सफ़ेद वो लगाने की कोशिश की, सफ़ेद झंडे लहराए, और पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जो वहाँ पे तैनात है। लेकिन वहाँ पे वो मकामी लोग घुस गए, चूँकि मकामी लोगों ने उन इलाकों पे जो खाली हो गए थे सैलाब की वजह से, वहाँ से वो कुछ रेत निकाल रहे हैं, कुछ और उन्होंने ऐसे कारोबार वहाँ पे बना लिए हैं जिसकी वजह से वो ज़ाहिर है वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उस पर एहतजाज किया। ये आपने वीडियो भी देखे होंगे। लेकिन ये मैंने मिसाल के तौर पे ये पेश किया कि एक्चुअली जो पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज़ किया है वो बाकायदा ऑफिशियल है, और उसकी एक मिसाल ये है कि उन्होंने जो हिंदुस्तानी मिलिट्री है उसको इजाज़त दी है कि उनकी जो जो अपने अपनी पिकटें थी या मोर्चे थे या जहाँ जहाँ पे डिमार्केशन था वो बिला किसी फायरिंग या किसी भी खौफ व ख़तरे के वहाँ पे जा सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अवाम उसमें क्या मुदाखल करते हैं ये एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, या अवाम का उस पर क्या मौक़िफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो सरेंडर किया, और इसको आप लफ्ज़ कंप्रोमाइज़ मत कहें, कंप्रोमाइज़ होता है गिव एंड टेक, ये सरेंडर है, टोटल हाथ खड़े करना। जिस तरह 71 में इन्होंने सरेंडर किया था बांग्लादेश में हिंदुस्तानी फ़ौज के सामने, बिल्कुल इसी तरह इन्होंने सरेंडर किया। चूँकि गिव और टेक में तो हमें टेक कुछ नज़र नहीं आ रहा, इनका अब सिर्फ इतना काम रह गया है कि हम किसी तरीके से जो है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे कब्ज़ा करें। उसके लिए वो नए नए दाम लाया है पुराना शिकारी। कभी वो कहते हैं जी हम यहाँ पे रायशुमारी करा रहे हैं जिसमें वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस का जिक्र ही नहीं। पूरे पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेजेस जो हैं वो शामिल हैं आपके सेंसस में, लेकिन उसमें जो हमारी ज़बानें हैं, मसलन हम लोग जो पहाड़ी बोलते हैं, गोजरी बोलते हैं, हमें कहते हैं आप कश्मीरी बोलो। भाई कश्मीरी हमारे आबा व अजदाद ने, वहाँ के किसी शख्स ने कभी बोली न सुनी, हमें पता ही नहीं। हम जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के फार्मर सिटीजन्स हैं, ये बात सही है। इस हवाले से हमारा कश्मीर और कश्मीरियों के साथ एक ताल्लुक़ है, लेकिन हमारी ज़बान कश्मीरी नहीं है। हम पहाड़ी बोलते हैं, हम डोगरी बोलते हैं, हम गोजरी बोलते हैं। तो उन ज़बानों को उन्होंने सेंसस से निकाल के तो उनको कहते हैं कि जी हम आपको पाकिस्तानी बना रहे हैं। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान पे कब्ज़ा करने या उसको जो पाकिस्तान ने चीन से कर्ज़े लिए हैं उसके इवज़ चीन के हवाले करने की बातें भी हो रही है कि चीन के साथ अंदर ही अंदर ये नेगोशिएट हो रहा है कि भाई ये 50-60 बिलियन डॉलर हम वापस तो नहीं कर सकते, तो इसके बदले में हम इलाका दे सकते हैं। तो इलाका पहले भी ये जो था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ये इन्होंने 65 में और उसके बाद जो है वो चीन को गिफ्ट किया था। तो ये सिचुएशन अब इनकी ये रह गई कि इंडिया ने जो कर लिया वो बिल्कुल कर लिया। अब हम किसी न किसी तरीके से ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को ग्रैब करके तो इसको चीन के साथ ट्रेड करें या उसको कर्ज़ों के इवज़ लीज दे दें या कुछ इस तरह की चीज़ें दे लें। तो इसको सामने रखते हुए अगर आप ये देखें तो ये टोटल सरेंडर है, और उस सरेंडर को अवाम से छुपाने के लिए और अवाम के खौफ से और अवाम के गैज़ो गज़ब से जो ख़ुद उन्होंने उनके अंदर डाला 70 साल की कोशिश में, उससे बचने के लिए फिर ये इस तरह की तकरीरें करते हैं।
और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये तकरीरें भी अब सिर्फ यूनाइटेड नेशन के एक फोरम तक महदूद हो गई हैं, जहां इनका कोई नोटिस नहीं लेता। और जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है तो उसने तो ऐलान कर दिया कि इसका जवाब देना ही जो है वो टाइम वेस्ट करने वाली बात। जो बज़ाहिर मॉडर्न फेसेस हैं, इनकी क्या अहमियत होगी जब इनके अंदर इनबिल्ट है हेट्रेड टूवर्ड्स इंडिया एंड प्रिसाइजली हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदूज़। और मैंने पीछे जिक्र किया कि इनके अपने सूबे में जो इनका प्ले ग्राउंड है मिस्टर जरदारी फैमिली बिलावल भुट्टो का, वहाँ पे किस तरह सूफियों की धरती कहलाने वाली धरती में हिंदुओं के साथ अरसा दराज से बुरा सलूक हो रहा है। तो ये सब दिखावे की बातें और हैं, मगर प्रैक्टिकल बातें और हैं। तो बिशानी साहब, आखिर में अगर हम सम अप करें इन सब बातों को, तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो रवैया है इवन पाकिस्तान के मॉडर्न फेसेस का, ये आज की बदलती हुई दुनिया में इसी तरह यानी फरसूदा तरीके से चलता रहेगा, या ये कुछ सीखना चाहेंगे, तमीज़ करना चाहेंगे और दुनिया के साथ दर हकीकत जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके मुताबिक चलना चाहेंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं जी, इसका जवाब मैं आपको नहीं में देता हूँ, और इसके लिए मेरे पास 1 लाख आर्गूमेंट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आर्गूमेंट देता हूँ। आप देखें, किसी मुल्क की जो एलीट तरीन जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपको इंडिकेट कर सकती है विद फुल कॉन्फिडेंस कि ये मुल्क 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ खड़ा होगा। उसमें आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, आपके तुलबा की जो अखलाकियात है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, डिसिप्लिन है, जो थिंकिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग है, एग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, ये कहाँ से देखते हैं आप? चूंकि आज से 10-20 साल बाद ये मुल्क जिन लोगों ने हुकूमत करनी है, इस मुल्क की पॉलिसियां बनानी हैं, इस मुल्क को चलाना है, ये यही लोग हैं जो आपके एलीट क्लास के तालीमी इदारों से बाहर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, लाहौर में 2 तरह के एलीट हैं। एक एलीट है आपका लम्स टाइप, जिसमें से 156 स्टूडेंट्स एक साल लास्ट ईयर में जिन्होंने ग्रेजुएशन की जो आईटी में, और उनमें से 156 जो है बाहर चले गए, यानी एक भी पाकिस्तान में नहीं रहा, ना रहने की जरूरत कर सका। आपकी दूसरी एलीट है पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें कल उन्होंने हिंदू तुलबा को इस बुनियाद पे तशद्दुद किया कि वो अपना एक मुक़द्दस दिन वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मुझे बताएं कि अगर आपकी एलीट यूनिवर्सिटी में ये थिंकिंग है, तो आज से 15-20 साल बाद क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई क्रिश्चियन या किसी और रिलीजन का कोई आदमी इवन सड़क पे चलने की पोजीशन में होगा, लेट अलोन सेलिब्रेशन और हैविंग ए रेगुलर लाइफ? तो ये चीज़ फिर आपको आपकी जो इंटरनल मुल्क के अंदर सोच है, उस सोच में जो नफरत है, उसमें जो गंदगी है, वो जो है वो आपकी खारजा पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट करेगी ना। अब ये तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में कोई हिंदू नजर आए तो उसको फौरन पकड़ के ज़बह करें, लेकिन हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करें। पाकिस्तान में हिंदू नजर आए तो उस पर तशद्दुद करें, लेकिन हिंदुस्तान से दोस्ती करें, ये तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब क्या है कि आपका पूरे एक रिलीजन, एक कम्युनिटी के खिलाफ एक लाजवाल किस्म की नफरत आप पाल रहे हैं और उसको आप डिस्प्ले कर रहे हैं। आप देखें, इसका किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, ना लेगा। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर आप अगर इस तरह की होप रखते हैं, ये आज से 20-25 साल पहले जब हम इस माहौल से पंजाब यूनिवर्सिटी से गुजर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि यही लोग जो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं भेड़ियों की तरह, ये कल पाकिस्तान की पॉलिसियां बनाएंगे। आज 20 साल बाद वो पाकिस्तान की पॉलिसियां बना रहे हैं जो आपको नजर आ रही हैं कि माशी तौर पे मुल्क जो है ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। और आपके मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जो है उसने कल कहा है कि दिवालिया होने से क्या फर्क पड़ता है, हम वापस आएंगे और दुनिया के बड़े बड़े डिसीजन हम करेंगे। ये वहाँ पे मेंटालिटी है। आपके जो ये वीमेन डेमोन्स्ट्रेशन पे जो कुछ हुआ, ये डेप्यूटी कमिश्नर ने जो इंतहाई इनकम्पिटेंट डिस्क्रिमिनेटरी किस्म की स्टेटमेंट दी कि यहाँ पे इस्लामी वाली औरतें जो हैं उनको तो इजाज़त है,
लेकिन आपको इजाज़त नहीं है। ये सारी चीज़ें ये रिफ्लेक्ट क्या करती हैं, जो कुछ आपके तालीमी इदारों में गुज़श्ता 20-30 साल से हो रहा है, जो कि एक ज़िया जनरेशन ने जिसको स्टार्ट किया था और जो है पक के तो तैयार हो गई है। इसी तरह ये जो कुछ आज आपके तालीमी इदारों में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये ज़िया से ज़्यादा बदतर है। किसी एक तालीमी इदारे को ले लें, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ के बच्चे डिग्री लेने के दूसरे दिन या तो समुद्र में छलांग लगाते हैं या हवाई जहाज में बैठे होते हैं। तो इसलिए जनाब इसमें आप ये मत उम्मीद रखेंगे ये चेंज होगा। चेंज होने के लिए एक बुनियाद स्टार्ट करनी पड़ती है, आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है, जिसका आगाज़ तालीम से होता है। तालीम का मैंने आपको बता दिया, तो बाकी चेंज कहाँ से आएगी आप ही ज़रा मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया बशानी साहब, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही। हस्बे मामूल आपके साथ बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हमीद बशानी साहब की। टैग टीवी के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारी 24/7 न्यूज़ और व्यूज़ देखने की जो ऐप्स हैं वो रॉको, अमेज़ॉन, एंड्रॉयड और एप्पल पे डाउनलोड कीजिए। आज की बातचीत मेरे साथ और बैरिस्टर बशानी साहब के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.